हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अरबों खरबों का बिजनेस करती है और उन हर बड़ी कंपनियों की कई सारी प्रोडक्ट्स होती है, पर वो प्रोडक्ट्स एक ही जुट की होती है। जैसे कि अगर किसी कंपनी की एक प्रोडक्ट साबुन है तो ये आम बात है कि उसकी दूसरी प्रोडक्ट शैम्पू हो सकती है, पर वो कंपनी फर्नीचर बनाती हो ये आमतौर पर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि साबुन बना रही कंपनी के लिए शैम्पू बनाना और बेचना दोनों ही आसान रहता है, पर अगर उसे फर्नीचर का बिजनेस करना हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मार्केटिंग भी एकदम जीरो से शुरू करना पड़ेगा और फिर इन सबके चलते बिजनेस में भारी नुकसान होने का रिस्क तो रहता ही है। पर दोस्तों, इस देश में एक ऐसी भी कंपनी है जिसकी एक प्रोडक्ट साबुन है तो दूसरी प्रोडक्ट फर्नीचर। एक और ये कंपनी लॉक बनाती है तो दूसरी ओर रेफ्रिजरेटर का निर्माण करती है। हाँ दोस्तों, ये कंपनी है द ग्रेट गोदरेज। गोदरेज हर बड़े खतरे को सूझबूझ के साथ किनारे कर नए नए बिजनेस में आगे बढ़ती रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए गोदरेज की कहानी को शुरू से जानते हैं। दोस्तों, गोदरेज के जन्मदाता है आदिसिर गोदरेज। आदिसिर का जन्म 1868 में बम्बई के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनका परिवार वेल्दी था। उनके पिता और दादा रियल एस्टेट का बिजनेस किया करते थे। आदिसिर ने बड़े होकर लॉ कॉलेज ज्वाइन कर लिया। आगे चलकर पढ़ाई खत्म हुई और पढ़ाई खत्म करने के बाद उनको एक केस मिला। उस केस की पूरी डिटेल तो किसी को नहीं पता, पर उस केस में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्होंने लॉ और कोर्ट कचहरी हमेशा के लिए छोड़ दी। जिसके बाद वो एक फार्मेसी में काम करने लगे। वहाँ पे काम करते करते उनको सर्जिकल इक्विपमेंट जैसे कि स्कैल्पल, फोर्सेप्स, पिंसर्स, सीजर्स वगैरह मैन्युफैक्चर करने का आइडिया आया। सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए उनको कुछ पैसे चाहिए थे। इसके लिए वो अपने पिता के फ्रेंड मरवानजी मुखर्जी कामा के पास गए। कामा एक रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन थे। आदिसिर ने कामा को अपना पूरा प्लान समझाया और उनसे पैसों की मदद मांगी। ये पैसे उन्होंने लोन के तौर पे मांगे थे। कामा आदिसिर के प्लान से खुश थे, इसलिए उन्होंने उस समय आदिसिर को 3000 रुपये लोन के तौर पे दिए। पर ये पैसे देते वक्त कामा ने आदिसिर से पूछा कि तुमने अपने पापा से पैसे ना मांगकर मुझसे क्यों मांगे। तब आदिसिर ने कहा कि अगर वो अपने पापा से पैसे लेते तो वो लोन नहीं पर गिफ्ट होती और उन्हें गिफ्ट नहीं चाहिए। इसी बात को आदिसिर ने आगे भी साबित की जब उन्होंने अपने पापा की मौत के बाद उनकी प्रॉपर्टी स्वीकारने से मना कर दिया। तो दोस्तों, ये 3000 रुपये लेकर आदिसिर सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने में जुट गए और उन्होंने कुछ समय में सैंपल्स तैयार भी कर लिए। ये सैंपल्स लेके वो एक कंपनी के पास पहुंचे और उस कंपनी के मालिक के साथ मीटिंग फिक्स की। मीटिंग में उन्होंने ये सारे इक्विपमेंट्स दिखाए। इक्विपमेंट देखकर कंपनी का मालिक खुश हो गया, पर जब आदिसिर ने उस इक्विपमेंट्स पे मेड इन इंडिया लिखने की बात की तब मालिक ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि अगर ये कोई एंटिक चीज होती तो वो जरूर मेड इन इंडिया लिख देते, पर सर्जिकल इक्विपमेंट पे वो मेड इन इंडिया नहीं लिख सकते। मालिक मेड इन इंडिया लिखने को तैयार नहीं थे और आदिसिर मेड इन इंडिया लिखे बिना ये बिजनेस करने को तैयार नहीं थे, जिसके चलते ये स्टार्टअप वहीं पे खत्म हो गया। कई दिन बीत गए, आदिसिर एक नए बिजनेस की तलाश में जुट गए। एक दिन सुबह के न्यूज़पेपर में आदिसिर ने पढ़ा कि सिटी में चोरियां बहुत बढ़ रही है और सिटी के कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बेहतरीन लॉकिंग सिस्टम की मांग की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आदिसिर एक ऐसे लॉक बनाने में जुड़ गए जिससे कोई ना तोड़ पाए। उन्होंने काफ़ी रिसर्च की, एक बिजनेस प्लान तैयार किया और पैसों के लिए वो फिर से कामा के पास गए। उनसे लोन के पैसे ना चुका पाने के लिए माफ़ी मांगी और अपना बिजनेस प्लान उनको समझाया और फिर से पैसों की मांग की। कामा ने भी वो न्यूज़ पढ़ी थी और उन्हें आदिसिर पर भरोसा था, इसीलिए वो मान गए और पैसों की मदद कर दी। वो पैसे लेके उन्होंने 20 मीटर स्क्वायर के एक शेड में लॉक बनाना शुरू किया। शेड में 40 स्टीम प्रेसेस थे और कुछ स्किल्ड वर्कर थे जो उन्होंने गुजरात और मालाबार से हायर किए थे। 7 मई 1897 को प्रोडक्शन शुरू किया। शुरुआत में बनाए हुए हर लॉक पे ये गारंटी रहती थी कि उसे कोई दूसरी चाबी या किसी ट्रिक से खोला नहीं जा सकता। आगे चलकर आदिसिर ने लॉक में एक और इन्वेंशन किया जिसे गोल्डियन लॉक के नाम से जाना जाता था। इस लॉक की खास बात यह थी कि लॉक के साथ 2 चाबी मिलती थी। पहली और दूसरी दोनों चाबी से लॉकिंग और अनलॉकिंग हो सकता था, पर दूसरी चाबी से लॉक के अंदर का वर्किंग भी बदला जा सकता था और ऐसा करने से पहली चाबी किसी काम की नहीं रहती थी, जिसके बाद सिर्फ दूसरी चाबी से ही लॉक खोला जा सकता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि अगर पहली चाबी कहीं खो जाए तो उस चाबी को निष्क्रिय किया जा सके, जिससे कोई उस चाबी से लॉक ना खोल सके। आगे चलकर आदिसिर ने एक और यूनिक लॉक खोजा जिसे डिटेक्टर लॉक के नाम से जाना गया। इसकी खासियत यह थी कि अगर कोई चोर दूसरी चाबी या किसी ट्रिक से लॉक खोलने की कोशिश करे तो उस लॉक के मालिक को इसके बारे में पता चल जाता था।
साल 1901 में आदिसर एक ऐसा सेफ बनाने में जुट गए जो ना कि सिर्फ चोर से सुरक्षित हो पर आग से भी सुरक्षित हो। इसके लिए उन्होंने एक सिंगल स्टील शीट को काटे बिना 16 तरफ से बेंड करके एक सेफ बनाया जो हर खतरे के लिए तैयार था। यह सेफ करीबन 2.25 टन का था। जुलाई 1908 में आदिसर और उसके भाई प्रिजोसा ने मिलकर दुनिया का पहला स्प्रिंगलेस लॉक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर पैटर्न करवाया। यह एक बड़ी खोज थी जिसने गोदरेज को और ऊंचाइयां दी। 1910 में आदिसर इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी गए और लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की मुलाकात ली और वहां पे उन कंपनियों के लॉक की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों जानी और उससे अपनी फैक्ट्री में अप्लाई किया। दोस्तों उस वक्त जो भी साबुन मिला करते थे उसमें एनिमल का फैट हुआ करता था, पर हमारे देश के ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन थे। ये बात आदिसर को समझ आई और उन्होंने एक ऐसा साबुन बनाने की सोच ली जो सिर्फ वेजिटेबल पदार्थों से बना हुआ हो। वो एक्सपेरिमेंट करने में जुट गए। सब उन्हें कहते थे कि ऐसा साबुन बनाना मुमकिन नहीं है, पर वो अपनी टीम के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहे और आखिर में साल 1918 में उन्होंने एक प्योर वेजिटेबल सोप मार्केट में लॉन्च किया। इसकी एडवर्टाइजमेंट भी वेजिटेरियन के नाम पे ही की गई थी, जिससे यह साबुन तुरंत ही मार्केट में प्रचलित हो गया था। साल 1923 में गोदरेज ने फर्नीचर की दुनिया में कदम रखा और बाकी सेगमेंट की तरह इसमें भी सफलता हासिल करते गए। साल 1925 में कलकत्ता की एक धर्मशाला में भीषण आग लग गई। इस आग में सब कुछ जल के खाक हो गया, पर गोदरेज के सेफ को कुछ नहीं हुआ। यह घटना पूरे देश में प्रचलित हुई और गोदरेज के नाम एक और ख्याति जुड़ गई। दोस्तों साल 1936 तक गोदरेज के बिजनेस को आदिसर एक अपार सफलता दिलवा चुके थे, पर जनवरी 1936 को आदिसर का सफर इस दुनिया में खत्म हो गया। उनका अपना कोई बेटा तो था नहीं, इसीलिए आदिसर की मौत के बाद गोदरेज का जिम्मा आदिसर के भाई प्रिजोसा ने संभाला। वो भी एक सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। उन्होंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की। आज़ादी के बाद 1951 में भारत में पहली बार इलेक्शन हुए और इलेक्शन के लिए कई सारे बैलेट बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ी। बैलेट बॉक्सेस बनाने का जिम्मा गोदरेज ने लिया और नियमित समय में लगभग 17 लाख बैलेट बॉक्सेस बना के गवर्नमेंट को सौंप दिए। सन 1952 में गोदरेज सिंथोल और गोदरेज नंबर 1 लॉन्च हुआ। सन 1958 में गोदरेज ने रेफ्रिजरेटर के बिजनेस में कदम रखा। सन 1974 में गोदरेज ने एक और नए सेगमेंट हेयर कलर की शुरुआत की। उस वक्त लिक्विड हेयर डाई पैकिंग्स में मिला करती थी। धीरे धीरे गोदरेज हेयर डाई मार्केट में लीडर बनती गई और आगे 1991 में एग्रीकल्चर से जुड़ी प्रोडक्ट्स भी बनाना शुरू किया। सन 1994 में गोदरेज ने मॉस्किटो से जुड़ी प्रोडक्ट्स लॉन्च की, जिसे आज हम गुड नाइट, काला हिट, लाल हिट और फास्ट कार्ड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा साल 2005 में गोदरेज ने रिटेल स्टोर भी शुरू किए थे। दोस्तों इन सब सफलताओं के अलावा गोदरेज के इंजीनियर्स ने इसरो के 2008 मून मिशन और 2014 मार्स मिशन में भी कुछ खास भूमिकाएं निभाई थी। तो दोस्तों ये थी गोदरेज की अमेजिंग स्टोरी। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ ऐसी नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।